नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लगातार कंटिन्यू कई दिनों से केमिस्ट्री का वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें से केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं, उस चीज़ का लगभग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसका मैंने कवर करवा दिया। जो आपको हर एक वीडियो का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इसका पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में कवर करने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। एक चैप्टर का ही नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण, जिसे इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट कहा जाता है, यानी कि साल्ट मतलब नमक, यानी कि नमक को ही लवण कहा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें अम्ल और भस्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि अम्ल क्या होता है, इसका क्या गुण होता है, इसको किसके अनुसार डिफाइन किया गया था, कैसे परिभाषित किया गया था। फिर जानेंगे भस्म क्या होता है, भस्म का क्या गुण होता है, भस्म को किस अनुसार से परिभाषित किया गया था। उसके बाद लास्ट में हम जो कवर करने वाले हैं, लवण के बारे में कवर करने वाले हैं कि लवण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। जो कि इस वीडियो में आपको लवण की जानकारी नहीं दी जाएगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लवण की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले हम अम्ल भस्म के बारे में डिटेल से जानेंगे, थोड़ा कुछ लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अम्ल और भस्म की ही जानकारी सिर्फ इकट्ठा कर पाएंगे कि अम्ल क्या होता है और भस्म क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें कि अम्ल जो होता है, अम्ल को जो परिभाषित किया गया था, एसिड को परिभाषित किया था प्राचीन समय में गुणों के आधार पर परिभाषित किया गया था। बड़े बड़े साइंटिस्टों का मानना था कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। तो प्राचीन समय में पूर्वज लोग इसे जो परिभाषित किए थे, इसे जो डिफाइन किए गए थे उसके गुण पे आधार पे, और अम्ल का जो एक गुण होता है स्वाद में खट्टा होता है, तो इन्हीं गुणों के आधार पर उसे परिभाषित किया गया था। अम्ल यानी कि एसिड प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में इसका जो परिभाषा दिया गया था गुण के आधार पर कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। तो एक गुण पता लगाया गया था कि अम्ल का जो स्वाद होता है, इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। तो आखिर कैसे पता चला था कि इसका स्वाद खट्टा होता है? तो अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, एसिड का जो उत्पत्ति हुआ था एक लैटिन शब्द से हुआ था। लैटिन शब्द, उस लैटिन शब्द का नाम है एसिडस। एसिडस, एसिडस, इसको इंग्लिश में एसिडस कहा जाता है। यही एक लैटिन शब्द है जो कि दूसरे देशों में यूज होता था, हमारे देश में ये यूज नहीं होता है, क्योंकि लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा से लैटिन शब्द निकल के आता है। और उस एसिड, जिसको अम्ल को ही एसिड कहा जाता है इंग्लिश में, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहता है। एसिड का जो उत्पत्ति हुआ ये कहाँ से आया? तो एक लैटिन शब्द एसिडस से आया। एसिडस है, एसिडस का अर्थ वहाँ पे लगाया जाता था खट्टा। एसिडस का जो अर्थ होता था लैटिन में और हिंदी में हम लोग इसे जानते हैं खट्टा, वहाँ पे ना एसिड यूज होता था, एसिडस, एसिडस से निकल गया था एसिड। तो इसी आधार पे हम अम्ल को डिफाइन कर दिए थे। तो ये अपने जगह पे सही है, लेकिन इसको भी डिफाइन अन्य रसायनज्ञ, अन्य रसायन शास्त्री आए और इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किए। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, बट वो अपने तरीका से डिफाइन किए। तो उसके बारे में भी जानेंगे। उस साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस, जो अम्ल और भस्म को परिभाषित किए हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ अम्ल के गुणों के आधार पर जाने कि अम्ल क्या होता है, उसका परिभाषा जाने। एक छोटा सा परिभाषा जाना जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है। इसका और भी नई परिभाषा क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले हम भस्म को परिभाषित कर लेते हैं कि भस्म होता क्या है। भस्म, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, और बेस ये क्या होता है? तो इसका भी स्वाद ना कड़वा होता है। भस्म का स्वाद कड़वा होता है। इसका डेफिनेशन क्या था? तो भस्म वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। जिस प्रकार अम्ल को प्राचीन समय में परिभाषित किया था, उसी प्रकार भस्म को प्राचीन समय पूर्वज लोग भी इसके गुणों के आधार पर परिभाषित कर दिया था, क्योंकि ये भी एक प्रकार का गुण है। अम्ल का गुण होता है कि स्वाद में खट्टा होता है, और भस्म का गुण है क्या? कि स्वाद में कड़वा होता है। तो ये इसका मेन गुण नहीं हुआ है, इसका बहुत सारा गुण है। उस गुण के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इस यहाँ पर प्राचीन समय किस अनुसार डिफाइन किया गया था, किस अनुसार से परिभाषित किया गया था, उस चीज को यहाँ पे हम कवर कर लिए। भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है,
लेकिन आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक, आर्हेनियस नामक जो कि रसायन शास्त्री थे, वो अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में क्या बताए उस चीज को जानेंगे। आर्हेनियस द्वारा क्या परिभाषा था इसका। आर्हेनियस जो कि क्या है, रसायन शास्त्री है, जो अम्ल और भस्म दोनों को डिफाइन अपने तरीके से किया। वो जब आए तो बताया कि अम्ल का जो परिभाषा हम लोग देते हैं ये प्राचीन समय का है, पूर्वज समय का है, ये अपने जगह पे तो सही है, लेकिन इसको और भी बेहतर तरीका से और अच्छे ढंग से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो अम्ल को जब हम जल में घोल देते हैं, अम्ल को यानी कि एसिड को जब हम पानी के साथ मिला देते हैं, जल के साथ मिला देते हैं, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन देने लगता है, H+ आयन प्रदान करता है। किसी भी एसिड को जब हम जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं एसिड को, अर्थात अम्ल को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन प्रदान कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार का गुण एक तरह से हुआ। तो इस तरीके से डिफाइन किए थे, परिभाषित किए थे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक अम्ल को। अब हम जानेंगे भस्म को परिभाषित करने का इनका क्या रीजन था, क्या आधार था, किस आधार पर भस्म को परिभाषित किए। तो भस्म के आधार पर भी इसी तरीके से बताए थे कि अगर हम भस्म को जब हम जल में घोलते हैं, अगर भस्म को जब जल के साथ यानी कि पानी के साथ मिलाया जाता है तो OH- आयन प्रदान करता है। ये हाइड्रोजन आयन है OH-, इसको हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, इसको OH- को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, क्योंकि इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो इस अनुसार से परिभाषित किए थे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसे जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देने लगता है, और भस्म वह पदार्थ होता है जिसे जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोक्सीड आयन देता है। जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल जरिए समझेंगे और हम इस चीज को यहाँ पे कवर कर लेंगे। हाइड्रोजन आयन जो होता है H+ आयन होता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल को अभी घोल दिए हैं पानी में, तो अम्ल को पानी में घोल दिए तो इसके साथ वाटर का कुछ अणु होगा उपस्थित, तो ये ना जल के साथ मिलकर के ना हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, अर्थात H3O+ का निर्माण करता है। यह हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चूंकि हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, यह जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ मिलकर के H3O+ का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम कवर कर लिए कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा, आर्हेनियस नामक रसायन शास्त्री द्वारा अम्ल और भस्म को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो काफी बेटर तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अम्ल को हम किस तरीके से पानी में घुलाते हैं तो हमें यह हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे हमको एक एग्जाम्पल में लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है। जब इसको हम जल में घुला देते हैं तो ये क्या करता है ना कि H+ और Cl- आयन प्रदान करता है। क्योंकि हम आयन के बारे में भी डिटेल से कवर करने वाले हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल, जो कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु में। वहां पर हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आयन क्या होता है, आयन कितने प्रकार के होता है, आयन का निर्माण कैसे होता है, आयन की विशेषता क्या होता है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये जानेंगे कि जब इसको जल में घुलाया जाता है, किसको, तो एसिड को, अर्थात अम्ल को जब जल में घुलाया जाता है तो आयन प्रदान करता है। तो H+ आयन हमको मतलब इससे था कि अगर किसी भी एसिड को अगर जल में घुलाया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब हम एग्जाम्पल कर लिए कि आर्हेनियस द्वारा इस तरीके से डिफाइन किया था। अगर हम किसी भस्म की बात करेंगे, भस्म को अगर भस्म को भी जल में घुलाया जाता था तो क्या प्रदान करता था, OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता था। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लिए NaOH को। तो ये एक प्रकार का भस्म है, इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, भस्म है। और अम्ल भस्मों को तो आसानी से पहचाना जा सकता है। एक कहे तो भस्म अधिकतर देखा जाता है कि लास्ट में OH लगा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्हेनियस ने बता ही दिए थे पहले कि जब भस्म को हम जब जल में घुलाते हैं तो हमको OH- आयन प्रदान होता है। इसके लास्ट में OH है। जब इसको जल में घुलाया जाएगा तो ये क्या करेगा, OH- आयन प्रदान करता है। सबसे पहले तो ये Na+ OH- आयन प्रदान करेगा। तो हम इस तरीके से हम देख लिए कि आर्हेनियस और ये क्या थे, आर्हेनियस अम्ल को और भस्म को किस तरीके से परिभाषित किए। एग्जाम्पल के जरिए हम आसानी पूर्वक समझ गए। ये जो एग्जाम्पल हम दिए ये एसिड के लिए है और ये बेस के लिए है।
तो हम जान लेते हैं कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंट इन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर हम जानेंगे अम्ल और भस्म का अंतर क्या है। एक चीज़ से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको अम्ल का गुण और भस्म का गुण याद है, अगर उस चीज़ को कवर कर लेते हैं तो उसका ना दोनों का अंतर आसानी से लिख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे है, दोनों में हम डिफरेंट कैसे पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों को गुण की जानकारी होना चाहिए, तो गुण का भी बताएंगे। उससे पहले हम छोटा सा अभी एग्जाम्पल के जरिए हम पेश किए हैं, जिसके जरिए आप लोगों को काफ़ी डिटेल से समझाने वाले हैं कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। क्योंकि हम पहला गुण तो इसमें जान लिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और चूँकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है, तो पहला गुण ये हो गया। और पहला अंतर में हम लिख सकते हैं कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि ये जो होता है खट्टा होता है, सौर होता है, इसको ना कड़वा कहा जाता है। तो पहला हमारा ये गुण हो गया, पहला अंतर होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होगा जबकि भस्म जो होगा स्वाद में कड़वा होगा। दूसरा ये कि जब अम्ल को, एसिड को जब जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, अर्थात H+ आयन प्रदान करता है। तो दूसरा गुण हो गया। तो भस्म का इसमें क्या नेचर है, इसमें इसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम भस्म को जल के साथ घुलाते हैं तो ये हमें क्या प्रदान करता है, OH- आयन प्रदान करता है। तो दूसरा गुण ये हो गया। तो इस तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। जब नाइट्रिक अम्ल को जब जल में घुलाया गया तो H+ आयन प्रदान किया और साथ में NO3-। उसके बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब इसको हम जल के साथ मिला दिए तो 2H+ आयन SO4- आयन प्रदान किया। क्योंकि हम यहाँ पे 2 इसलिए लगा दिए हैं ताकि ये दोनों बैलेंस्ड हो जाए, अर्थात संतुलित हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु उपस्थित था। क्योंकि यहाँ पे H+ सिर्फ लिखते तो हाइड्रोजन का एक ही अणु होता, तो ये संतुलित नहीं होता। क्योंकि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करना नियम के विरुद्ध है, नियम के उल्लंघन है। क्योंकि हम उसके विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको ना 2 से कोफिशिएंट के रूप में प्रयोग कर दिया है, अर्थात गुणांक के रूप में प्रयोग कर दिए हैं ताकि ये संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर हम देख लिए 2 एग्जाम्पल के जरिए किस प्रकार जब जल में अम्ल को घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं भस्म का, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको जल के साथ मिलाया गया तो K+ आयन प्रदान, K+ तो चूंकि K+ इसलिए कि पोटेशियम है, ये क्या है, धातु है। और धातु में क्या होता है, धातु में धन आयन होता है, क्योंकि धातु पर धन आवेश होता है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। और चूंकि ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है, त्यागती है, अर्थात इसमें त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, धन आयन में बदल जाते हैं। इसलिए इस पर क्या है, K+ आयन है, पोटेशियम पर प्लस आयन होता है। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं OH- आयन, OH- चूंकि हम लोग जानते हैं जितने भी अधातु है, इससे पहले भी RNA ने समझा दिए थे कि जब किसी भी भस्म को जल के साथ मिलाया जाता है तो OH- आयन प्रदान करता है। तो OH- निकल रहा है, क्योंकि हमको इसको समझना है, इसको तभी डिटेल से समझना नहीं है। यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का भस्म है, जिसको जब जल में घुलाया गया तो NH4+ OH- आयन प्रदान किया। तो हम यहाँ पर अम्ल का भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझ लिए कि इसका क्या गुण होता है, इसका क्या नेचर होता है, और भस्म को भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए कवर कर लिए कि भस्म का गुण क्या होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। तो ऐसा नहीं कि हम दुनिया भर के जितने भी एसिड होंगे उसको हम चख कर देखेंगे कि उसका स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे एसिड ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, उनको चखने पर तेजाब की तरह होते हैं, जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो H2SO4 जो बैटरी में, गाड़ियों के बैटरी में यूज होता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है, तेजाब की तरह होता है। अगर बॉडी के किसी पार्ट में इसको थोड़ा छिड़काव कर दिया जाए तो उसको मतलब जला देगा, वहाँ पे खाल भी उधरा सकता है। तो समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। तो अगर बहुत सारे ऐसे दुनिया में एसिड है जिसको हम चख के नहीं देख सकते हैं, उसका ये चख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि स्वाद में खट्टा होता है, तो इस गुण से तो पता नहीं चलने वाला है, इससे हम तो नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन अम्ल है। इसके लिए बहुत सारा गुण है, जिस गुण को हम लोग कवर करेंगे कि अम्ल का और भी क्या गुण होता है, जिस गुण के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं, ताकि हमें कठिनाई ना हो कि अम्ल कौन होता है और भस्म कौन होता है, ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम आप लोगों को बता दें कि अम्ल का और भी गुण है जिस गुण के जरिए समझा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, उसी अम्ल को हम लोग चख के देख सकते हैं जो दुर्बल होता है, क्योंकि अम्ल 2 प्रकार के होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल को 2 आधार पे डिवाइड किया गया है, यानी कि कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिसको चख के देखा जा सकता है, जैसे कि आप लोगों के डायग्राम बना के बुक में दिया होगा। जैसे कि सिट्रिक अम्ल की बात करें, जैसे सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल की बात करें, बहुत सारे ऐसे कुछ एसिड है जो कि दुर्बल है, दुर्बल कहे तो कमजोर है, जिसको हम चख के देख सकते हैं। तो वो सब दुर्बल अम्ल को उसको चख के पता लगाया जा सकता है कि एसिड है। लेकिन बहुत सारे
एसिड ऐसे भी जिसे चख के नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए भी और भी गुण का अध्ययन करना होगा, और भी गुण का अध्ययन करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और डिफाइन भी कर सकते हैं कि कौन खतरनाक होता है, कौन उससे कम खतरनाक होता है। क्योंकि एसिड तो खतरनाक होता है, लेकिन कुछ कम खतरनाक होते हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, या उसकी शक्ति के आधार पर कहे तो पावर के आधार पर ना अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन।